के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सोशल साइंस का बुक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइन का मतलब क्या हुआ? टाइमलाइन का मतलब हुआ कि हम कौन से इवेंट कौन से समय में हुआ है के बारे में देखेंगे। और सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? सोर्सेज का मतलब हुआ कि हमें इन सभी इवेंट के बारे में जो पास्ट में हुए हैं कैसे पता चलता है, तो वो अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है। उसके बारे में कैसे पता चला उसके बारे में देखेंगे। तो टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि EH कार के द्वारा दिया गया है। इसको पढ़ लेते हैं पहले, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये EH कार है कौन? तो ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस हुए हैं, EH कार, जो कि इनका स्टेटमेंट है क्या? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। हिस्ट्री है क्या? एक अनएंडिंग डायलॉग, मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला। क्या है? डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन, बातचीत। हिस्ट्री क्या है? कभी ना खत्म होने वाला बातचीत है। किसके किसके बीच में? प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। प्रेजेंट मतलब आज जिसमें जी रहे हैं उसके बीच, और पास्ट जो कि बीत गया उसके बीच में। ये क्या है? कन्वर्सेशन है, बातचीत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको डिटेल्स में हम समझते हैं। ये क्या है? अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पास्ट है वो फिक्स नहीं है। पास्ट हमारा फिक्स नहीं है। वो फिक्स कैसे नहीं है? तो पास्ट का मतलब, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि डेट्स हैं, इवेंट्स हैं और फैक्ट हैं जो कि हमारे बुक में लिखे हुए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। हिस्ट्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो हिस्ट्री होता क्या है? तो प्रेजेंट क्वेश्चन द पास्ट। जो आज हम प्रेजेंट हैं वो क्या करता है? क्वेश्चन करता है। किससे करता है? पास्ट से। प्रेजेंट मतलब आज कौन करेगा क्वेश्चन? आज के लोग। वो लोग कौन से हैं? हिस्टोरियंस। मतलब कि प्रेजेंट में रहने वाले लोग जो कि हिस्टोरियंस हैं, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। किससे? पास्ट। पास्ट से क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? और वो पूछते हैं कैसे? वो क्वेश्चन करते हैं जो आज हमारे वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, जो आज हम टूल्स यूज करते हैं, वो पहले कैसे यूज किया करते थे, पहले किस तरह से था, आज किस तरह से है। तो पहले के कंपेयर करते हैं जो हमारे सोर्सेज मिले हैं उससे। टू वे कन्वर्सेशन। इसका मतलब क्या? प्रेजेंट और पास्ट के बीच में टू वे कन्वर्सेशन है, मतलब दोनों तरफ से है। कैसे? तो जो हमारा पास्ट है वो भी बात करता है। वहाँ के लोग मतलब उठ के नहीं आए, वहाँ के सोर्सेज हमें बताते हैं। कैसे? जैसे कि रॉ मटेरियल्स हमें मिलता है, आर्टिफैक्ट्स जो कि सामान हमें मिले हैं, राइटिंग्स जो अलग अलग तरह के टेक्स्ट मिले हैं हमें, और इंस्टीट्यूशंस अलग अलग चीज़ें के बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? पास्ट के बारे में बताते हैं। और जो आज हमारा प्रेजेंट है इसमें हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अच्छा, आज हम इस चीज़ को कैसे ऐसे यूज करते हैं, तो पास्ट में इस चीज़ को कैसे यूज करते होंगे? ऐसे यूज करते होंगे। नहीं, आज हम इस चीज़ को इस तरह से चीज़ यूज करते हैं, तो पहले इसको ऐसा यूज किया करते हैं। मतलब कि हम पास्ट को कैसे समझ रहे हैं? तो आज जिस बेसिस पे हम यूज कर रहे हैं टूल्स को, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उससे कंपेयर करते हैं। जिस तरह से आज हम जी रहे हैं हमारा लाइफ, उससे कंपेयर करते हैं बाकी की चीज़ों को, तब हमें पता चलता है अच्छा पास्ट में ऐसे किए होंगे तो प्रेजेंट में हमें ऐसा दिखता है। तो क्या है? ये टू वे कन्वर्सेशन है, प्रेजेंट के बीच में, पास्ट के बीच में। और जो कि हमारा प्रेजेंट चेंज होते रहता है। चेंज मतलब आज जैसे हैं हम लोग, जरूरी नहीं वैसे ही रहे। हमारा प्रेजेंट तो लगातार क्या होते रहना है? चेंज होते रहना है। इसलिए हमारे क्या थॉट भी चेंज होते हैं, हमारे फ्रेमवर्क्स, हमारा पर्सपेक्टिव सोचने का वो भी। नहीं नहीं नहीं, हम क्या सोचेंगे कि नहीं ये चीज़ें तो इस तरह से यूज कर दे। क्यों? क्योंकि अब तक हमने कुछ चीज़ें को, किसी चीज़ को जिस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, अब हमारा प्रेजेंट क्या हो गया? चेंज। नहीं, ये तो हम इस चीज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पहले जो हमारा पास्ट था इसके बेसिस पे, नहीं, अब हमारा इस बेसिस पे पास्ट क्या हो गया? चेंज हो गया है। मतलब कि पास्ट हमारा चेंज होते रहता है। वो इसलिए होता है चेंज क्योंकि हमारा प्रेजेंट में पर्सपेक्टिव चेंज होते रहता है। हमारा प्रेजेंट चेंज होते रहता है, हमारे सोचने का तरीका क्या होता है? चेंज होता है। और फिर हम हिस्ट्री को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं, सोचते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग। अनएंडिंग डायलॉग का मतलब क्या हुआ? कभी ना खत्म होने वाला कन्वर्सेशन। और ये कभी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रेजेंट लगातार क्या कर रहा है? चलते ही रह रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इसीलिए हमारे जो हिस्टोरियंस हैं और आगे आने वाले जो प्रेजेंट में, फ्यूचर में हिस्टोरियंस होंगे, वो पास्ट से क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। इसलिए कहा गया ये अनएंडिंग डायलॉग है कि कभी ना खत्म होने वाला क्या है? कन्वर्सेशन है, प्रेजेंट और पास्ट के बीच के समय में। ठीक। दूसरा क्या कहा गया है? बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। और किसके किसके बीच में बात है? आज के समाज में, सोसाइटी में जो रह रहे लोग हैं, और पहले के समाज में जो रह रहे लोग हैं उनके बीच में। तो वो कैसे? तो जैसे कि आज जो जिस तरह के लोग रहते हैं, सोचते हैं, बिहेव करते हैं अलग अलग तरीका के, क्या पहले भी लोग वैसे ही करते थे? नहीं। तो व्हेन वी स्टडी पास्ट सोसाइटी, देयर रूल्स, बार्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है नहीं, ये तो
पास्ट की सोसाइटी में ये सारी चीज़ें क्या हुए हैं, अलग हैं, आज ये अलग हुए हैं और ये कैसे हुए? धीरे-धीरे करके इवॉल्व हुए हैं टाइम टू टाइम, तब जाके हमें इनके बारे में क्या हुआ, पता चला है, ठीक? तो ये पहला हेडिंग क्लियर, दूसरा हेडिंग भी क्लियर। अब थर्ड हेडिंग है, वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। हम आज के प्रेजेंट को, आज के समय को अच्छे से कब समझ सकते हैं? जब हमें पास्ट के बारे में पता है। वो कैसे? तो इसे हम एग्जांपल से आज के समय को हम पास्ट के समय से ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो अलग-अलग तरीके के आज हम चीज़ें देखते हैं, क्या देखते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, अलग-अलग तरीका के लोग जो कल्चर फॉलो करने वाले हैं, जो आज हमारे देश का बॉर्डर है, ये क्या ये हमेशा से थे? नहीं। तो जो इसके अलग-अलग होने में क्या हुआ है? इसके इवॉल्व होने में टाइम लगा है, इतिहास का अलग रोल है, बहुत तरह के इवेंट्स हुए हैं, रोल्स, डिस्कशंस, तब जाकर क्या हुआ हमारा आज? इस तरह का बॉर्डर दिखता है अलग-अलग कंट्री का, इस तरह के लोग कल्चर फॉलो करते हैं, इस तरह का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो ये कैसे पता चलता है? तो जब हम पास्ट को देखते हैं, समय को, तो उससे हम कंपेयर करते हैं, अच्छा आज ऐसा सिस्टम दिखाई दे रहा है क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था। तो इसीलिए कहा गया है कि हम प्रेजेंट को तभी अच्छे से समझ पाएँगे जब हमारा पास्ट क्या हो? पास्ट के बारे में पता हो, क्योंकि पास्ट के बारे में पढ़ के हम प्रेजेंट का आंसर कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये सिस्टम आज दिखता है, आज की सोसाइटी ऐसे हैं, आज के हमारे बॉर्डर ऐसे हैं, तो क्यों हैं? इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये है हमारा नेशनल म्यूज़ियम, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सच म्यूज़ियम्स प्रिज़र्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट सच एज़ स्टैच्यूज़, और इस म्यूज़ियम के अंदर क्या होते हैं? प्रिज़र्व, मतलब इसे सँभाल कर रखा जाता है। क्या सँभाल कर रखा जाता है? तो पास्ट से मिली चीज़ों को, जैसे कि स्टैच्यूज़, अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ जो कि हमें खुदाई में मिली हैं, कॉइन्स, सिक्के, ऑर्नामेंट्स, मतलब जो अलग-अलग तरह के हम लोग ज्वेलरी पहले पहना करते थे पहले के लोग, ऑल ऑफ व्हिच हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। ये सभी क्या करते हैं? हमें मदद करते हैं हमारे इतिहास को समझने में, जो कि कहाँ ये सब हमें देखने को मिलते हैं? नेशनल म्यूज़ियम में। ये हमारा नेशनल म्यूज़ियम जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो सबसे पहला है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम? हम हिस्टोरिकल टाइम्स को मेजर कैसे करते हैं? जो अलग-अलग समय हुए हैं, जो अभी तक समय चल रहे हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो इसके अलग-अलग मेथड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री? हमें इतिहास कैसे समझते हैं? अलग-अलग सोर्सेज की मदद से। सोर्सेज क्या होते हैं? वो देखेंगे अभी इसी चैप्टर में, आगे के वीडियो में। तो ये अलग-अलग सोर्स हमें हिस्ट्री समझने में कैसे मदद करते हैं? थर्ड है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव? तो ये 3 मेजर टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? कि हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? थिंक अबाउट इट, इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकॉलेक्ट? आपका सबसे अर्लीस्ट मेमोरी जो कि आप याद कीजिए, चाहे वो बचपन का हो, आप उसे क्या कीजिए? याद कीजिए। डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? क्या आपको याद है आप उस समय कितने साल के थे? दोज मेमोरीज, वो जो यादें हैं आपकी, टुगेदर आर ए पार्ट ऑफ योर पास्ट। वो जो आपकी यादें हैं, वो भी किस चीज़ का हिस्सा है? आपके पास्ट का हिस्सा है, भले ही वो क्या हो, 5 से 6 साल का ही पीछे का क्यों ना हो। हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर हम पास्ट को पढ़ें तो प्रेजेंट हमारा क्या हो सकता है? पास्ट को पढ़ के हम आज के प्रेजेंट को क्या कर सकते हैं? अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर ऐसा है तो क्यों है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि पास्ट से हम, इसके बारे में ऊपर हमने पढ़ा था भी कि पास्ट की चीज़ों से हमें कैसे पढ़ के प्रेजेंट पे इम्पेक्ट पड़ता है, या कैसे ये आज चीज़ें, ये हम आंसर कर सकते हैं। You will discover in science that the earth has a very large, the earth has a very very long history। आप साइंस के बुक में पढ़ रहे होगे आगे कि जो हमारा ये अर्थ है, वो अर्थ क्या है? बहुत बहुत साल पहले बना हुआ है, ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट, जिसमें कि हम इंसान अभी हाल ही फिलहाल में आए हैं। जैसे कि कोई अगर 100 साल से रह रहा है ठीक, अगर कोई 100 साल से रह रहा है, तो अभी हम मात्र 1 दिन पहले आए, 1 दिन 5 मिनट पहले आए यहाँ पे। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे अर्थ 100 साल पहले का है, तो हम यहाँ पे 5 मिनट पहले आए हैं। तो या क्या, यू विल बी डिस्कवर इन साइंस आप साइंस में यह पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ जो है, इसका बहुत ही लंबा इतिहास है, बहुत पहले का बना हुआ है।
ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्युपाई ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट वन, जिसमें कि हम इंसान अभी इस धरती पे क्या है, हाल फिलहाल में ही आए हैं। हिस्ट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। तो हम ह्यूमन पास्ट को जब स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो ये दिया हुआ है टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो हमारे अर्थ में तो आज जिस तरह से सारे जीव देखने को मिलता है वो आज सारे एक साथ नहीं है। तो ये अलग अलग तरह से क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुए हैं। तो कुछ इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट स्टेजेस दिया हुआ है इवोल्यूशन के हमारे अर्थ पे, उसका टाइमलाइन उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले 3 लेवल किया हुआ है, 3। ये कलर और ये एक डार्क ब्लू और एक ये ग्रीन। इसमें 3 कलर किए हुए हैं, जो कि ये कलर दिखा रहा है बिलियंस ईयर एगो को, और ये ब्लू कलर दिखा रहा है मिलियन ईयर्स एगो को, और ये ग्रीन कलर किसको दिखा रहा है? 1000 साल पहले। मतलब ये बिलियन ईयर्स एगो को दिखा रहे हैं, और ये मिलियन ईयर्स एगो को दिखा रहे हैं, और ये 1000 साल को दिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग है, इसके बारे में एक एक करके हम देख रहे हैं अभी। तो सबसे पहला क्या है, हमारा अर्थ। ये जो हमारा अर्थ है वो आज से 4.54 बिलियन क्या दिखा रहा है, ये कलर क्या दिखा रहा है? बिलियन को। तो हमारा अर्थ आज से 4.54 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ? एग्जिस्टेंस में आया है, बना है। ठीक, उसके बाद ये हमें क्या देखने को मिलता है? सेल। फिर इसके बाद देखने को मिलता है फर्स्ट सेल्स। सेल्स क्या होता है? तो सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना है, चाहे वो आंख से दिखाई क्यों ना देता है, तो सेल्स वो जरूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बनाने के लिए। तो हमारा सबसे पहला सेल क्या आया है? वो 3 बिलियन ईयर के समथिंग अराउंड आया है, सबसे पहला सेल एग्जिस्टेंस। उसके बाद 2.33 बिलियन के अराउंड हमारे एटमोस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन आया एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट फिर हमें 1 बिलियन के अराउंड क्या देखने को मिलते हैं? बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर ये कौन सा आ गया? ये आ गया डार्क ब्लू। ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये मिलियंस वाले टाइम को दिखा रहा है। तो स्पंजेस एंड फंगी, ये स्पंजेस एंड फंगी होते हैं जो कि कब एग्जिस्टेंस में आए? 700 मिलियन ईयर पहले। इसके बाद कोरल्स क्या होते हैं? समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरल्स। वो एग्जिस्टेंस में कब आए? तो वो 700 मिलियन के अराउंड। फिर 500 मिलियन के अराउंड हमें फिश वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं। फिश वर्टिब्रेट्स का मतलब वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जो कि जिनके रीढ़ की हड्डी होती हैं, तो वो हमें देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिले हैं? इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, एम्फीबियंस मतलब वैसे जानवर जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? शार्क। इसके बाद वाला अगली स्टेज क्या है? शार्क। फिर शार्क के बाद अगला स्टेज क्या देखने को हमें मिला? रेप्टाइल्स डायनासोरस का, जो कि 300 मिलियन, आज से 300 मिलियन ईयर पहले क्या है? एग्जिस्टेंस में है। फिर इसके बाद क्या है? बर्ड्स। फिर मैमल्स, बर्ड्स मतलब पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, मैमल्स। उसके बाद क्या है? मैमल्स एग्जिस्टेंस में है। मैमल्स क्या होते हैं? तो वैसे जानवर जो कि अपने बच्चे को पालने के लिए या उसे खिलाने के लिए अपने मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे जानवर जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो मैमल के कैटेगरी में आते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स भी कौन से कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। फिर 100 मिलियन के अराउंड क्या देखने को मिला? फ्लावर्स एंड बीज, मधुमक्खी मिले हैं, फ्लावर मिले हैं। फिर अब ये आ गया थर्ड स्टेज। इसमें क्या देखने को मिला? तो ये 1000 साल को दिखा रहा है, ये ईयर से वो वाले। तो इसमें हमें कब? तो 1 10 100 1000 10 लाख 3 लाख करोड़, 1 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स क्या होते हैं? ये एक जानवर होते हैं जिसमें बंदर आते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्मार्ट एनिमल होते हैं, जिनके पास दिमाग होता है। वो क्या है? एग्जिस्टेंस में आए। फिर उसके बाद क्या आया? फायर एग्जिस्टेंस में आया। आज से 10 लाख साल पहले क्या आया? फायर, आग का आविष्कार। लोग आग के बारे में जानना क्या कर दिए हैं? शुरू कर दिए हैं, उनके आग के बारे में पता चल गया। फिर आते हैं 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस, जो आज हम इंसान देखते हैं ना, वो कब आया? आज से 3 लाख साल पहले एग्जिस्टेंस में हमारे अर्थ में। उसके बाद आया राइटिंग, 6500 साल पहले राइटिंग मतलब लिखना, लोगों ने लिखना सीखा। तो ये रहे इंपॉर्टेंट अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसमें हमने क्या देखा कि हम ह्यूमन बींग्स ने अर्थ पे एक तरह से लोग नहीं आए, ये अलग अलग स्टेजेस में क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। उसके बाद ये क्या है? एग्जिस्टेंस में आए हैं। अब देखते हैं हम कि हमें इन सब की चीज़ों के बारे में पता कैसे चला कि अलग अलग चीज़ इवॉल्व हुए हैं, ये पहले ये हैं, ये अलग अलग स्टेजेस में हैं। तो ये हमें पता चलता है मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारे अर्थ के हिस्ट्री को
समझते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि जिसमें कि सम ऑफ देम आर ट्रेन्ड टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट beneath the earth surface and help us learn about its past and also our past। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, उन्हें पूरा क्या वो ट्रेंड होते हैं, वो अर्थ के अंदर जो अलग अलग तरह के सीक्रेट्स मिलते हैं उसे डिस्कवर करने में अर्थ सरफेस के नीचे, और वो देखते हैं कि हमारा अर्थ पहले कैसा हुआ करता था, अब कैसा है, और अर्थ की हिस्ट्री को ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और ये हम लोग को बताते हैं। एंड आल्सो आवर पास्ट, और ये हम लोग के पास्ट के बारे में भी बताते हैं कि हाँ हम इंसान पहले किस तरह से रहा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें रिमेन से पता चलता है अलग अलग चीजें जो कि हमारे अर्थ के अंदर पाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के क्या है, जियोलॉजिस्ट, पैलियंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये अलग अलग तरह के क्या है, लोग हैं जो कि हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं हमें समझने में। तो एक एक करके हम सभी के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। तो ऑब्जर्व दिस 4 पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व फ्रॉम द टॉप लेफ्ट। तो इस चारों पिक्चर को देखिए और ये समझिए कि ये क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला है जियोलॉजिस्ट। सबसे पहला क्या है, जियोलॉजिस्ट। ये होते क्या हैं, तो स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक द सॉइल, स्टोन्स। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स को समझते हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या, ये जो अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे कि क्या, ये मिट्टी हैं, स्टोन्स पत्थर हैं, हिल्स। हिल्स क्या होते हैं, तो हिल्स भी एक तरह के पहाड़ होते हैं, लेकिन ये माउंटेन से छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हिल्स। हिल्स को माउंटेन्स, रिवर्स, नदियाँ, समुद्र, ओशियंस, इन सबको क्या करते हैं, हमारे मतलब अर्थ पे जितने भी अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स का मतलब जिसे हम छू सके, महसूस कर सकें, देख सकें, उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल फीचर्स, जो कि हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, और इनके बारे में स्टडी करके हमारे अर्थ के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। ठीक। अब नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये क्या करते हैं, स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये प्लांट्स के और एनिमल्स के और ह्यूमंस के रिमेन्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स क्या होता है, तो फोसिल्स होता है इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स, मतलब कि ये छाप होते हैं फुटप्रिंट्स के, किसके, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल। तो जो पहले के समय में जो प्लांट्स थे, एनिमल थे, वो हमारे अर्थ के अंदर अलग अलग तरह के क्या, सॉइल के लेयर में, रॉक में क्या हो गए, दब गए, तो उसे क्या मिलता है, उसके रिमेन्स मिलते हैं या फिर उसके छाप मिलते हैं, फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तो उनसे वो क्या करते हैं, पता लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, इनसे पता लगाते हैं फोसिल से, और ये क्या करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये फोसिल्स मतलब रिमेन से पता लगाते हैं जो अलग अलग चीजें हैं उनसे, ये कैसा हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं, तो स्टडी द ह्यूमन सोसाइटी। ये ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं और उसके कल्चर के, आज का सोसाइटी कैसा है, कल के सोसाइटी कैसे हुआ करते थे, पहले के लोग किस तरह की चीजें फॉलो किया करते थे, आज हमारा सोसाइटी कितना चेंज हो गया है, उसके बारे में, मतलब कि फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट। ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सोसाइटी को। कौन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। ये क्या करते हैं, तो स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड। तो ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे से खुदाई करके ये अलग अलग तरह के रिमेन्स निकालते हैं, उससे हमारे इतिहास को समझने में, हमारी हिस्ट्री को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कैसे, तो इन्हें अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ पीपल, अलग तरह के लोग, प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स जो कि दबे रहते हैं अर्थ के नीचे, एनिमल्स जो कि क्या किए हैं, छोड़ गए हैं अपने साथ, टूल्स जो वो औजार यूज किया करते थे, पोट्स मिट्टी के बने बर्तन, बीट्स मोतियां, फिगरिन्स मूर्तियां, टॉयज खिलौने, बोन्स हड्डी एंड टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बर्ड ग्रेन्स। और ह्यूमंस के टीथ और एनिमल्स के हड्डियां ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और जले हुए अनाज, पार्ट ऑफ हाउसेज, अलग अलग तरह के घर जो बने हुए हैं, और ब्रिक्स, ईंटें, इन सबको ये क्या करते हैं, ये डिगिंग करके इन सब के बारे में समझते हैं कि किस तरह की चीजें लोग यूज करते हैं। तो इन्हें कौन पता करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक। तो ये हमने पढ़ा क्या, अलग अलग तरह के लोग, ये क्या है, जियोलॉजिस्ट जो कि हमारे अर्थ के बारे में अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर को समझते हैं। तो ये क्या समझते हैं, तो ये फोसिल फ्यूल्स जो कि हमारे अर्थ के नीचे दब गए हैं, रॉक में, अलग सॉइल के लेयर में, उससे स्टडी करते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं, जमीन की खुदाई करके अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इससे हमारे क्या, हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक। तो ये हमने देख लिया
कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है। तो ये जो अलग-अलग लोग हैं वो हमें मदद करते हैं हमारी हिस्ट्री को क्या करने में, समझने में। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो कि है हाउ इज़ टाइम मेजर इन हिस्ट्री। हम हिस्ट्री में टाइम को मेजर किस तरह से करते हैं, तो इसको समझते हैं हम। Each society and culture has had its own ways of measuring time। तो हर एक सोसाइटी का और कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका। तो हर एक सोसाइटी का एंड कल्चर का क्या अपने तरीके हैं टाइम को क्या करने के लिए, मेजर्स करने के लिए। वो कैसे, वो किस बेसिस पे मेजर्स करते हैं वो टाइम, वो करते हैं मेजर्स जैसे कि मेजर इवेंट्स, मतलब जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि किन्हीं का जन्म हुआ जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन है, किन्हीं इंपॉर्टेंट पर्सन का जन्म हुआ, या फिर द स्टार्ट ऑफ ए रूलर से रेन, या फिर उस साल किसी नए राजा का क्या हुआ, राज शुरू हुआ। हैव ऑफन मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, जो कि क्या एक नए से युग, नए समय। एरा क्या होता है, ए डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम का क्या डिस्टिंक्ट पीरियड, मतलब ये अलग अलग तरह के युग, मतलब अलग समय। ये क्या करते हैं, मार्क करते कि नहीं पहले एक समय ऐसा, अब हमारे राजा आ गए हैं, अब ये रूल करेंगे, समय बदल गया, अब ऐसा समय है। तो ये क्या एरा, मतलब नए नए टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय के अलग अलग पीरियड। जैसे कि हमारे स्कूल में अलग अलग पीरियड होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो ऐसे ये पीरियड होते हैं अलग अलग समय के। इसी को क्या हम कहते हैं, एरा, जिसमें कि क्या किसी पर्सन का मेजर पर्सन मतलब मेजर इवेंट, जैसे किसी पर्सन का बर्थ हो गया, या फिर किसी का क्या हो गया, किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ, उस समय से उस समय क्या हुआ, वो अपने कैलेंडर चलाते हैं, नए समय को शुरू करते हैं अपने हिसाब से। उसे क्या माना जाता है, स्टार्टिंग ऑफ टाइम माना जाता है। एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। और अभी जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है वो कौन सा कैलेंडर है, तो वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि पूरे दुनिया भर में लगभग क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स। पर इसके अलावा लोग खुद के भी क्या करते हैं, कैलेंडर यूज करते हैं साइड बाय साइड। जैसे कि हिंदू अपना कैलेंडर यूज करते हैं, मुस्लिम, जीविस, चाइनीज, ये सभी क्या, ये भी कैलेंडर्स अपने यूज करते हैं, इसलिए ताकि ये अपने फेस्टिवल्स को क्या कर सकें, डेट्स कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। और ऑस्पिशियस इवेंट्स, मतलब ऑस्पिशियस इवेंट्स का मतलब क्या है, कोई शुभ काम करने के लिए कि ये कब करना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के क्या है, उनके खुद के भी क्या बनाया गया है, खुद के द्वारा कैलेंडर बनाया गया है, उनके कल्चर के द्वारा, उनके सोसाइटी के द्वारा। तो उसको भी वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड यूज करते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता क्या है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि आज हम यूज करते हैं, जिसमें कि द कैलेंडर नाउ यूज, जो कि आज हम यूज करते हैं, वो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, जिसमें कि 12 महीने होते हैं, 365 डेज होते हैं ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ। डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं इसमें। और एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स, और हर एक 4 साल में एक लीप ईयर होते हैं, जिसमें कि क्या एक साल और ऐड हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली कितना डेज होता है, 365, पर लीप ईयर में जो फरवरी है हमारा, वो ऐसे फरवरी 28 डेज का होता है, पर लीप ईयर में हमारा फरवरी जो मंथ है उसमें 29 डेज होते हैं। तो एक साल बढ़ गया ना, तो ये 4 साल में सिर्फ एक और ऐसे होते हैं। लगातार कोई भी 4 साल लीजिए, उसमें से एक साल क्या आएगा, लीप ईयर आएगा, उसमें 366 डेज आएंगे, मतलब उस फरवरी मंथ में 29 का 29 डेज होंगे। However, century years, for example, 1800, 1900, 200 are leap years only। और century मतलब जो कि 100 के मल्टीपल हो, वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होंगे जब वो 400 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि सो इन दैट 3 सेंचुरी ईयर्स ओनली 2000 इज अ लीप ईयर। इसमें ऊपर में जो दिए गए हैं ना 3, 1800, 1900, 2000, तो ये क्या है, इसमें से सिर्फ एक लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि ये 400 से क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए। तो किसी सेंचुरी ईयर को जब ये हमें देखना होगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो उसे हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, लीप ईयर है। और अगर कोई सेंचुरी ईयर ना हुआ तो मतलब ये अगर 100 के मल्टीपल में ना हुआ तो अगर वो 98 हुआ या फिर 10 हुआ तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इसे क्या हम करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये लीप ईयर है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ठीक। In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be a starting point for this calendar। और इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब यूरोप का जो एरिया है उसको हम वेस्ट से रिफर करते हैं।
द कन्वेंशनल ईयर, उसमें जो कन्वेंशनल ईयर है लिया गया किस कौन से साल को, जैसे कि आज कौन सा साल है, अभी कौन सा साल चल रहा है 2026, ये कभी तो क्या रहा होगा 2025, 24, 23, ऐसे करके कभी एक भी तो रहा होगा। तो उसके पहले डेट को कैसे मेजर करते थे, तो हम ये जो आज डेट मेजर करते हैं वो क्या है, जीसस क्राइस्ट का क्या है, बर्थ के बेसिस पे है जनरली बीन टेकन टू बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर। इस कैलेंडर का शुरुआत कब माना जाता है, 1 तारीख कब माना जाता है, उस दिन जो आज 2026 है ये कभी 1 तारीख हुआ होगा, तो वो 1 तारीख को ऐसा क्या था, तो उस दिन जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसी दिन से हम क्या एक साल को, नए साल को बिगिनिंग मानते हैं। उस हिसाब से आज क्या हो रहा है, 2026 हो रहा है। ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जैसे कि ये हुए जीसस क्राइस्ट, ये जन्म लिए, तो इनका जब जन्म हुआ, तब इनका जन्म हुआ, इसे हम क्या बोल दिए, 1 सी, 1 सी। तो जब इनका जन्म हुआ तो हम क्या बोल दिए, 1 सी। उसके बाद से क्या है, अलग अलग 2 सी, फिर 2026 सी। और इसके पहले के डेट को हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसको पहले के डेट को हम मेजर करते हैं मार्क विथ एडी। तो इसको बाद में हम देखते हैं कि इसको पहले के डेट को कैसे मेजर करते हैं। तो ये क्या है, इसको हम 1 सी, इसको हम क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। एडी, एडी मतलब एनो डोमिनी। ये क्या है, एक एब्रिविएशन है फॉर अ लैटिन फ्रेज। ये एक लैटिन फ्रेज है एनो डोमिनी, जिसका मतलब क्या होता है, टू द ईयर्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट, जीसस बर्थ। जीसस के जन्म के बाद के समय को क्या कहा गया है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी मतलब एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर्स ऑफ लेटर, मतलब जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसके बाद को समय को किसी से रेफर किया गया, एडी। एडी का मतलब क्या होता है लेकिन, इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा। पर अब इसे एडी उतना यूज नहीं करते हैं, इसे क्या करते हैं, सी यूज करते हैं। सी मतलब कॉमन एरा, ठीक, और सी अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में अभी इसे क्या यूज किया जाता है, सी यूज किया जाता है। जैसे कि 1947 में हमारा क्या हुआ, देश आजाद हुआ, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, कैन बी रिटन एज 1947 एडी, समटाइम्स एडी 1947। कभी कभी हम क्या करते हैं, एडी 1947 लिखते हैं, या कभी कभी 1947 सी भी लिख देते हैं। सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट, यहाँ तक तुम देख लें, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ से पहला साल शुरू हुआ, यहाँ 2026। इसके पहले क्या करते थे, ये पहले जो डेट हैं वो कैसे मेजर होते हैं, बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड। इस यहाँ से पीछे की तरफ मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पीछे क्या अलग साल, ये काउंटिंग बढ़ते ही जाता है। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा, और इन्हें क्या कहा गया, BCE, मतलब कि ये मतलब कॉमन एरा, इसके आगे का समय, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, इसके पहले का समय, मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले का समय, पहले का समय, इसलिए क्या कहा गया, बिफोर कॉमन एरा। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जो हमारे गौतम बुद्ध हुए, जिनके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे के चैप्टर में, ये जो गौतम बुद्ध हुए हैं उनका जन्म क्या हुआ 560 BCE में। तो इसे कब लिखेंगे, तो इसे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले लिखेंगे। कितना पहले, तो 560 ईयर पहले, तो इसे क्या लिखेंगे, BCE। ठीक, समझ में आ गया टाइमलाइन। ये जो आज हम टाइमलाइन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, तो ये हम बेसिस पे करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के बेसिस पे। जब से इनका जन्म हुआ तो हम क्या कहने लगे, एडी, एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है द ईयर्स ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, मतलब कि लॉर्ड क्राइस्ट का जन्म, उनके युग आ गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब इसे एडी की जगह क्या यूज किया गया, सी, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। और इनके पहले ठीक समय को कैसे यूज करेंगे, बैकवर्ड, उल्टा। जैसे कि इन टीजर में होते हैं ना नंबर में उल्टा काउंटिंग, इसे पीछे की तरफ काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 ऐसे करके क्या गया है, पीछे की तरफ क्या है, इसे हम कैसे बोलेंगे, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा से रेफर करेंगे। तो ये हमारे बुक में एक टाइमलाइन दिया हुआ है, जो कि टाइमलाइन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स सिंस 3 लाख। ठीक, तो 3 लाख पहले से लेकर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हमारे अर्थ पे, हमारे क्या ह्यूमन बींग्स ने किए हैं, उसके बारे में देख रहे हैं कि अलग अलग क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके बारे में। इसको हम इरेज कर देते हैं अभी पहले। समझते हैं, ये क्या है, 3 लाख पहले से क्या हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, और आगे बढ़ते जा रहा है। पर यहाँ से क्या ह्यूमन हिस्ट्री क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, 40,000 ईयर्स BCE में क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो दीवार पे क्या मिले हैं, रॉक, पत्थर पे पेंटिंग मिला है, वो सबसे पहला पेंटिंग कब मिला है हमें, आज से 40,000, 40,000 BCE पहले। ठीक, उसके बाद
उसके बाद क्या हमें देखने को मिला, उसके बाद आइस एज आए, उसके बाद 14,000 BC में इसके आगे का टाइमलाइन देख रहे हैं, इसके आगे दिया हुआ है फिर। उसके बाद क्या हुआ, 12,000 BC के अराउंड क्या है, एंड ऑफ लास्ट एज, वहां से लास्ट एज आइस एज क्या हुआ था, यहाँ से शुरू, यहाँ से क्या हुआ, आइस एज शुरू हुआ था और ये खत्म कहाँ हुआ, ये खत्म हुआ आज से 12,000 BC अराउंड। इसके बाद 8,000 BC के अराउंड फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगिनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर, लोगों ने क्या सेटलमेंट्स मतलब घर बनाना शुरू कर दिया, सेटल होकर रहने लगे, मतलब घर बनाने लगे, रहने लगे, और क्या शुरू किया, एग्रीकल्चर परफॉर्म करना शुरू कर दिया 80,000 BC के अराउंड। उसके बाद 6,000 BC के अराउंड हमें क्या देखने को मिलता है, पोट्री टेक्नोलॉजी इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो और अलग अलग एरिया हैं इन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या देखने को मिला, पोट्री टेक्नोलॉजी, मतलब मिट्टी के बने बर्तन देखने को मिला, कब, 6,000 BC के अराउंड। ठीक, उसके बाद 4,000 के अराउंड हमें क्या मिलता है, 4,000 के अराउंड BC के अराउंड हमें द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया, पूरे दुनिया का सबसे पहला शहर जो कि क्या है, मेसोपोटामिया है, वो हमें देखने को मिलता है। और उसके ठीक पहले इसके बाद क्या देखने को मिलता है, बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी, मतलब कॉपर की चीजें बनाना क्या हो गए, शुरू हो गए 4,000 ईयर्स के अराउंड। फिर नेक्स्ट 2,000 BC के पहले क्या देखने को मिला, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन देखने को मिला, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस देखने को मिला, जो कि क्या बिगिनिंग करता है 1 CE। उसके पहले राजा अशोक हुए हैं, जो कि बहुत ही महान राजा हुए हैं। उसके पहले क्या, बर्थ ऑफ बुद्ध, 560 BC में क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमलाइन है। और अभी हम लोग कहाँ हैं, 2000 CE में, मतलब वी आर हेयर, हम लोग अभी यहाँ हैं। ठीक, तो हम लोग अभी यहाँ हैं। इसके पहले ये अलग अलग इवेंट के बारे में हमने देखा। तो ये कुछ क्या है, जरूरी टाइमलाइन है, जो कि अलग अलग स्टेजेस में क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं, उसके बारे में है। तो टाइमलाइन होता क्या है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। इससे पहले की एक और चीज़ है, उसको समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं। ठीक, हम किसी भी 2 ईयर के बीच में कितने ईयर्स हैं, 2 ईयर्स कौन से, तो BCE और CE के बीच में कितने ईयर्स हैं, कितने ईयर्स पास हुए हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सच कैलकुलेशंस आर सिंपल, ऐसे कैलकुलेशन तो ये सिंपल है, बट देयर इज अ कैच, एक कैच है। वो क्या कैच है, वो देखना पड़ेगा। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर 0, द ईयर 1 CE फॉलोज इमीडिएटली द ईयर 1 BC। चीज समझते हैं। यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर में है क्या ना, कि यहाँ पे कोई 0 ईयर नाम का कोई चीज है नहीं। यहाँ पे क्या है, द 1 ईयर सी, जैसे कि द 1 ईयर सी फॉलो इमीडिएटली द 1 ईयर BC, 1 CE के पहले क्या आ गया, 1 BC आ गया। इसको हम समझते हैं और अच्छे से। सबसे पहले ड्रा अ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BC से 2 BC। 2 BC हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, जो कि 2 BC से लेकर 2 BC तक के क्या करें, ईयर को दिखाए। शुरू करते हैं। ये 2 CE, 1 CE, फिर ये 1 BCE, ये 2 BC। ठीक, 2 BC, 1 BC, उसके बाद 1 CE, 2 CE, फिर 1 BC एंड 2 BC। ठीक, तो अभी इसमें हम देख रहे हैं कि यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ ईयर 0, इसमें कोई 0 ईयर नहीं है। ठीक, ओनली 3 ईयर्स हैव पास बिटवीन दोज 2 डेट्स, तो इन दोनों डेट्स के बीच में 3 ईयर पास हुए। वो कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल, 2 साल, 3 साल। और अगर यही 0 साल रहता, 0 रहता यहाँ पे बीच में रहता 0, इधर 1, इधर 2, फिर इधर 1, फिर इधर 2, कितने साल पास हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन यहाँ पे कोई 0 है नहीं, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके पहले क्या हो गया 1 BC, यहाँ पे कोई 0 ईयर नहीं है। इसीलिए इसमें क्या माना गया कि 3 ईयर्स है पास बिटवीन 2 डेट्स, इन दोनों के बीच में कितने ईयर पास हुए, सिर्फ 3। तो इसका क्या है, इसका ट्रिक है मापने का, सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन BCE एंड CE। तो अब आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि अब आपको 2 BCE और CE के बीच के डेट को अगर कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले यू शुड ऐड देम बट सब्ट्रैक्ट 1, मतलब ये जितने साल के हैं उसमें जितने साल के बीच में आपको काउंटिंग करना है उन दोनों को ऐड कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट। जैसे कि इसमें
2 BC से लेके 2 CE तक पता करना था ना, तो इसमें 2 + 2 क्या कर दें, ऐड कर दें, -1 कर दें। -1 क्यों किए हैं? क्योंकि इसमें कोई 0 ईयर नहीं होता है, इंटीजर में तो 0 नंबर होते हैं, और ऐसे टाइमलाइन में कोई 0 ईयर कुछ होते नहीं है, इसलिए -1 कर दें तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों डेट के बीच में 3 साल का क्या है, गैप है। प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जांपल्स विद योर क्लासमेट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, जैसे कि हम टू रिटर्न टू क्वेश्चन अबाउट द बुद्ध, गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन वहाँ पे रिटर्न करते हैं। सपोज वी आर नाउ इन द ईयर 2024 से, अभी हम मान लेते हैं कि 2024 में, ठीक। देन द बुद्धा वाज बोर्न 5, देन हमारा गौतम बुद्ध का उनका जन्म हुआ 560 BC में, और आज के समय कौन सा है, 2024। तो इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है उसको कैलकुलेट करना है, तो पहले इन दोनों को ऐड करना है, उनसे -1 कर देना है, तो आ जाएगा 2583 ईयर्स और, मतलब कि आज से गौतम बुद्ध का जन्म कितने साल पहले हुआ, इतने हजार साल पहले हुआ, ठीक। ऐसे आप और भी किसी डेट्स के बीच में निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये टाइमलाइन क्या होता है। तो एक टाइमलाइन ऑन पेजेस 62 एंड 63, ये जो पेज नंबर 62 और 63 पे हमने ये टाइमलाइन पढ़ रहा है, ये इसे और इसे, ये जो हमने टाइमलाइन पढ़ रहा है, ये क्या होता है, इज ए कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स। ये क्या होता है, आसान तरीके होते हैं, क्या आसान तरीके होते हैं, वो औजार होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं सच इवेंट्स को मार्क करने में, एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। तो ये हमें क्या करते हैं, जिस सीक्वेंस में या डेट्स में इवेंट हुए हैं, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस में जो इवेंट हुआ है उसको अकॉर्डिंग डेट में क्या करना है, इसे अरेंज करना, कवरिंग एनी पार्टिकुलर पीरियड, इसी को क्या कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं, ठीक। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट। और ये कब से शुरू हुआ है, तो जब से हमारे इंसान क्या हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, जब से हम इंसान क्या आए हैं इस धरती पे, तब से ये शुरू हुआ है, और ये कब से कब तक है, ये टू द प्रेजेंट अभी तक है। With a few important landmarks. Note that dotted portion marks a skip period, otherwise this timeline would have to almost change. आप एक चीज आपने इसमें ध्यान दिया होगा, इसमें तो नहीं पर इसमें डॉटेड, ये छोड़ा हुआ ये तो कंटिन्यू कर सकते हैं ना, और ये कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ये कंटिन्यू इसलिए नहीं किया, ये स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि अगर ये पूरा बनाने लगे ना तो ये 3 मीटर लॉन्ग हो जाएगा, बुक में भी नहीं हटेगा, इसलिए इस पीरियड को क्या किया, स्किप कर दिए हैं, ताकि हम पूरे टाइमलाइन को अच्छे से समझ सके एक पेज में, इसीलिए, नहीं तो ये और लंबा हो जाए, इसलिए क्या डॉटेड पोर्शन दिया गया है, ठीक। A timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. और टाइमलाइन किस चीज में मदद करता है, टाइमलाइन हमें इस चीज में भी मदद करता है, या ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसको अरेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग एट्स डेट्स, अब आप बिना डेट देखे, जैसे इसमें डेट दिया 560 BC, 2000 BC, जीसस क्राइस्ट का जन्म, अब बिना ये इस डेट को आप देखे हुए क्या कर सकते हैं, यू कैन सी द वर्थ ऑफ बुद्ध आकर्स बिफोर द डेथ ऑफ जीसस। तो बिना डेट को ये अगर आप टाइमलाइन देख लिए तो ये तो बता सकते हैं कि नहीं, इसमें तो गौतम बुद्ध पहले आए, तो इनका जन्म पहले हुआ है, किन से, जीसस क्राइस्ट से, और आज हम लोग क्या है 2000 CE में है, तो मतलब हमसे पहले ये हुए हैं, हम लोग अभी हैं, तो मतलब कि इस टाइमलाइन को देख के हम अगर डेट ना भी देखें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इवेंट को अरेंज कर सकते हैं, इवेंट देख सकते हैं कि कौन सा पहले हुए कौन से बाद में हुए, तो टाइमलाइन क्या करते हैं, हमें ये मदद करते हैं समझने में। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम के बारे में देख रहे हैं, अलॉन्ग विद अ ईयर एंड अ डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आपने साल का नाम सुना है, एक साल जिसमें 365 डेज होती है, ये तो आपने सुना ही होगा। फिर डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल, कोई भी 10 साल का समय को हम क्या कहते हैं, डिकेड। उसी तरह से है, बी ऑफ एन यूज अदर टर्म्स टू अंडरस्टैंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए हम इनके अलावा भी समय के कुछ और चीज़ को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ को नापना, अगर हमें चीनी लाना हो, चीनी या फिर चावल लाना है, तो इसे हम केजी में भी क्या करते हैं, मापते हैं, फिर बाद इसे किसमें ग्राम में भी माप सकते हैं, और इसका छोटा यूनिट क्या होता है, मिलीग्राम। मतलब एक ही चीज़ को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, पर इसके अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। इसी तरह से ये हम समय को ही मेजर कर रहे हैं, और इसके अलग अलग यूनिट हैं, जिसमें कि क्या, ईयर सबसे छोटा यूनिट है, साल का ईयर सबसे छोटा यूनिट, ये डिकेड मतलब 10 साल। और फिर आगे क्या हम देखेंगे, सेंचुरी के बारे में देखेंगे। तो क्या हम देखेंगे, टू ऑफ दिस क्वाइट कॉमनली यूज व्हेन लर्निंग अबाउट हिस्ट्री। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये हम यूज करते हैं, इसके अलावा क्या क्या हम यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है सेंचुरी। सेंचुरी होता क्या है, तो इट इज एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, कोई भी समय 100 साल का, क्या है उसे हम कहते हैं सेंचुरी कहते हैं। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 से, फॉर इंस्टेंस। तो जो एक स्पेसिफिक सेंचुरी है, स्पेसिफिक सेंचुरी हम काउंट करते हैं हिस्ट्री में, वो कैसे शुरू होता है, वो स्टार्टिंग से शुरू होता है। जैसे कि वी आर करेंटली इन 21st सेंचुरी, हम अभी कौन से सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st।
मतलब कि विच रन्स फ्रॉम, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 2001 से लेकर 2100 तक। मतलब कि इसे हम डिटेल्स में भी समझते हैं अच्छे से। क्या होता है, जैसे कि हम लोग 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी तो मतलब 21st सेंचुरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक? 21st सेंचुरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये कब से शुरू हुआ है? तो 2001 से शुरू हुआ है। ये कब खत्म होगा? 2500। यहाँ पे क्या होगा? ये खत्म, एंड। 21st सेंचुरी एंड कब होगा? 2100 में खत्म होगा। ये शुरू कब से हुआ है? 2001 से शुरू हुआ है। जैसे कि 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी मतलब हम 19th सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। 19th सेंचुरी की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ये कब खत्म होगा? 19 में खत्म होगा। ये शुरू कब हुआ? तो 1801 से। इस बीच के जितने भी टाइम है क्या हम बोलेंगे? 19th सेंचुरी। जैसे कि 17th सेंचुरी मतलब 17th सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक? 17th सेंचुरी ये शुरू कब से हुआ है? ये शुरू हुआ है 1601 से, ठीक? तो इस बीच के टाइम लाइन को हम क्या बोलते हैं? 17th सेंचुरी। और ये 17th सेंचुरी शुरू कब से हुआ? 1601 से, और खत्म कब हुआ? 1700 में, ठीक? तो सेंचुरी क्या होता है? कोई भी 100 साल का समय को हम सेंचुरी कहते हैं। और जो स्पेसिफिक ईयर होता है वो हम काउंट करते हैं कैसे? 1 CE से, मतलब 1 CE से लेकर 1000 तक स्पेसिफिक। तो 1000 के बाद क्या होगा? 1 CE से लेकर 100 तक, फिर 101 से लेकर कब तक हम इसे काउंट करेंगे? 200 तक। ऐसे ये सेकेंड सेंचुरी, ऐसे करके हम इसे काउंट करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? 21st सेंचुरी। ये शुरू कब हुआ? 2001 में, और ये खत्म कब होगा? 2100। अब नेक्स्ट है द सेंचुरी BCE आर कैलकुलेटिंग बिगिनिंग फ्रॉम द 1 ईयर BC। हमने क्या देखा? हमने देखा CE, सेंचुरी CE। उस तरह से सेंचुरी BC भी तो हो सकता है ना ये टाइम। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद इधर क्या हम लिखते हैं? CE, इधर हम क्या लिखते हैं? BC। उस तरीके से ये डेट पीछे भी जा सकता है, बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 1 BC एंड कीप गोइंग बैक इन टाइम। और ये पीछे क्या करते रहेगा? बढ़ते रहेगा। जैसे कि 3rd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC कब से कब होगा? तो 3000 BC से लेकर 2001 BC तक, ठीक? जैसे कि यहाँ पे क्या है? 3000 BC है। ये कब तक जाएंगे? 2001 BC तक, ठीक? तो ये 100 साल का टाइम हुआ। पर ये कौन से हैं? ये BC में 100 साल का समय है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिलेनियम। अगला जो टाइम हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में देख रहे हैं? मिलेनियम के बारे में। तो इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। जैसे कि 100 साल का वो कोई भी समय था क्या? सेंचुरी। उसी तरह से मिलेनियम क्या होता है? 1000 का कोई भी टाइम पीरियड हम ले लें लगातार, उसे हम क्या बोलेंगे? 1000 ईयर्स इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरी। पर स्पेसिफिक सेंचुरी कब से शुरू होता है? काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स, हर 1000 साल के बाद से। कब? 1 CE से। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 3rd मिलेनियम CE। और अभी हम कौन से मिलेनियम में? 3rd मिलेनियम में, जो कि कब से शुरू हुआ है? 2001 CE से लेकर 3000 CE तक, जिसे हम लोग अभी कहाँ रह रहे? अभी कहाँ है? 2026। ये शुरू हुआ 2001 में, पर खत्म हुआ 3000 में मिलेनियम। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग 3rd मिलेनियम में रह रहे हैं। एज विथ सेंचुरी मिलेनियम BC, जैसे ये CE होता है मिलेनियम CE, 1 CE मिलेनियम CE, उसी तरह से मिलेनियम क्या होते हैं? BCE होते हैं, मिलेनियम्स BC। तो ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का 1000 का समय क्या कहलाएगा? मिलेनियम BC कहलाएगा। तो ये स्पेसिफिक कब से होते हैं? 1 BCE से शुरू होंगे, फिर पीछे जाएंगे 1 BCE से 1000 तक, 1001 से लेकर 2000 तक, ये 1000 ऐसे 1000 ऐसे करके ये मिलेनियम क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। सो दैट 1 मिलेनियम BCE वुड इंक्लूड द ईयर्स 1 BCE to 1000 BCE। 1 मिलेनियम BCE कब से है? जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 मिलेनियम BCE कब से है? तो 1 BCE से लेकर 1000 BCE तक। इन द टाइमलाइन गिवन ऑन द पेज नंबर 62। अब आपको एक चीज नोटिस करना है कि पेज नंबर 62 और 63 में जो टाइमलाइन दिया गया है उसमें कैन यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 8th मिलेनियम BC। 8th मिलेनियम BC का आपको मार्क करना है। अभी हम मार्क करके आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे 8th मिलेनियम BC। ये क्या है? BC का टाइमलाइन है ना, BCE BC। तो ये कब का है? 8 मिलेनियम पहले का टाइमलाइन है। इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलेनियम इज मिलेनियम्स और मिलेनिया बोथ आर करेक्ट। हम मिलेनियम का प्लूरल इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मिलेनियम्स इस लगा देते हैं, या फिर इसे मिलेनिया भी कहते हैं, जो कि दोनों सही है। इसमें एक और चीज रह गया है, जो कि क्या है? डू यू नो, डोंट मिस आउट में एक चीज रह गया। डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? मेनी इंडियन कैलेंडर्स रिलाई ऑन द पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून टू डिफाइन द मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक? पहले के समय में जो कैलेंडर ट्रेडिशनली बनाया जाता था वो किस बेसिस पे हुआ करता था? सन और मून के पोजीशंस के बेसिस पे, जो कि क्या करते थे?
साल के मंथ को क्या करते थे, डिफाइन करते थे। इसे हम क्या कहा जाता है, ए पचांग इज ए बुक ऑफ टेबल, उसे पचांग कहा जाता है। ये पचांग क्या होते हैं, एक बुक ऑफ टेबल्स, इसमें टेबल्स बने हुए होते हैं, इसमें अलग अलग डेट्स, मंथ, ईयर दिए रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, बुक ऑफ टेबल्स विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ अलॉन्ग विद द रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, जिसमें हर एक दिन, मंथ का हर एक दिन दिया रहता है एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के साथ, जिसमें कि इट प्रिसाइजली प्रेडिक्ट्स, और ये प्रेडिक्ट करते हैं एक्यूरेटली क्या, इवेंट्स लाइक सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, इसके बारे में एग्जैक्ट डेट इसमें दिया हुआ रहता है। टाइम्स फॉर सनराइज, कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा, इटीसी। पचांग स्टील वाइडली, और भी बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, यूज आते हैं पचांग मेजर करने में। पचांग स्टील वाइडली यूज इन इंडिया, पचांग अभी भी हमारे इंडिया में क्या यूज किया जाता है बड़े लेवल पे। ऑफ एंड आल्सो गिव वेदर प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर, और ये क्या करते हैं, वेदर के प्रेडिक्शन भी, कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, डेट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ द फेस्टिवल्स, कौन से फेस्टिवल कौन से डेट को हैं, कितने बजे से शुरू होने वाले हैं, एंड मोर, और बहुत सारी चीज़ें के बारे में ये क्या करते हैं, हमारे पचांग कैलेंडर बताते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतने, अगले क्लास में पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में कैसे पता चलता है और ये क्या होते हैं और हम कैसे जानते हैं। ठीक।